हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, प्रजनन चैप्टर को आज हम लोग समाप्त करेंगे। ये क्लास 10th एनसीईआरटी के बायो का चैप्टर है और इस चैप्टर को हम लोग आज खत्म करेंगे इस पार्ट 5 के साथ। अब तक हम लोगों ने देख लिया है अलैंगिक प्रजनन को, पुष्पी पादप में जो लैंगिक प्रजनन होता है उसको, और मानव प्रजनन तंत्र को। आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं जनन स्वास्थ्य यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी रिप्रोडक्शन से संबंधित हेल्थ को लेकर के कुछ बातें जो है हम लोगों को पढ़नी है इसमें। जैसा कि हम देख चुके हैं, लैंगिक परिपक्वता एक क्रमिक प्रक्रम है तथा यह उस समय होता है जब शारीरिक वृद्धि भी होती रहती है। जो सेक्सुअल मैच्योरेशन है, ऐसा नहीं है कि तुरंत के तुरंत आ जाता है। ये एक क्रमिक परिवर्तन है, ये एक क्रमिक प्रक्रम है, यानी कि लगातार जो है ये प्रक्रम चलता रहता है और कई सालों तक चलता है। स्टार्ट होता है 11 साल से, 12 साल से, और ये कंटिन्यू जो है 18 साल 19 साल तक जो है कंटिन्यू चलता रहता है। और इस समय जो है हमारे बॉडी में भी जो है ग्रोथ हो रही होती है। सामान्य शारीरिक वृद्धि थोड़ी धीमी हो जाती है, लेकिन बंद थोड़ी होती है, तो शारीरिक वृद्धि भी ये होती रहती है। ये प्रक्रम भी चलता रहता है और ये भी चलता रहता है। अतः किसी सीमा तक लैंगिक परिपक्वता का अर्थ यह नहीं है कि शरीर अथवा मस्तिष्क जनन क्रिया अथवा गर्भधारण योग्य हो गए हैं। लैंगिक परिपक्वता का अर्थ जो है, अगर आप ये समझते हैं कि लैंगिक परिपक्वता है, इसका मतलब जो बॉडी है, जो ब्रेन है, ये अब रिप्रोडक्शन के लिए या फिर गर्भधारण के लिए योग्य हो गया है। कुछ हद तक ठीक है, कुछ हद तक ये ठीक नहीं है। ठीक है, हम पूरी तरह से नकार नहीं सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से हम एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते हैं। कुछ हद तक ये बातें ठीक है। लैंगिक परिपक्वता का मतलब कि जो बॉडी है, जो ब्रेन है, अब रिप्रोडक्शन के लिए रेडी है, गर्भधारण के लिए भी अब रेडी है। कुछ हद तक ये ठीक है, कुछ हद तक ये ठीक नहीं है। यही चीज आपसे कहा गया है कि किसी सीमा तक, आंशिक रूप से जो है ये बात जो है सही है, और आंशिक रूप से बोल सकते हो कि ये गलत है। क्योंकि लैंगिक परिपक्वता जब हो रहा होता है, एक क्रमिक प्रक्रम है, उस समय बॉडी का ग्रोथ भी हो रहा होता है। तो फिर हम ये कैसे निर्णय ले सकते हैं कि शरीर एवं मस्तिष्क इस मुख्य उत्तरदायित्व के योग्य हो गया है। ये डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। भाई कोई फीमेल है जिसके अंदर सेक्सुअल मैच्योरेशन जो है वो लगभग आ चुकी है, सेक्सुअली मैच्योर हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो नहीं चाहती है कि अभी हम गर्भधारण करें। वो नहीं चाहेगी कि अभी हम जो है कोई सेक्सुअल एक्ट करें। उसका ब्रेन इस चीज के लिए रेडी नहीं है, या फिर उसका बॉडी अभी अलाउ नहीं कर रहा है। हो सकता है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हम ये नहीं बोल सकते कि भाई इस एज में लड़की है तो अब वो तैयार है, अब वो तैयार है सेक्सुअल एक्ट के लिए, अब वो तैयार है गर्भधारण के लिए। हम ये नहीं बोल सकते हैं, हम ये नहीं बोल सकते हैं। ठीक, तो ये पर्सन टू पर्सन उसके बॉडी पे भी डिपेंड करता है कि उसका बॉडी जो है, जो उसका ब्रेन है, वो किस हद तक रेडी है इस चीज के लिए। इस विषय पर हम सभी पर किसी न किसी प्रकार का दबाव होता है, गर्भधारण को लेकर के, सेक्सुअल एक्ट को लेकर के। इस क्रिया के लिए हमारे मित्रों का दबाव भी हो सकता है, भले ही हम चाहे या ना चाहे। कुछ मित्र ग्रुप में अगर कुछ मित्र है जिसने सेक्सुअल एक्ट किया हुआ है, तो वो दबाव डाल सकता है कि यार तुमने नहीं किया है अभी तक, है ना, तू बच्चा है, तू ये है वो है। ठीक है, गर्भधारण को लेकर के कि तूने अब तक जो बच्चा है वो नहीं लिया है। तो ये सब प्रेशर रहता है। विवाह एवं संतान उत्पत्ति के लिए पारिवारिक दबाव भी हो सकता है। संतान उत्पत्ति से बचकर रहने का इसका दबाव हो सकता है, संतान उत्पत्ति से बचकर रहने का दबाव हो सकता है। सरकारी तंत्र की ओर से भी संतान उत्पत्ति से बचकर रहने का सरकारी तंत्र की ओर से भी दबाव हो सकता है। ऐसी अवस्था में कोई निर्णय लेना काफी मुश्किल हो सकता है। तो सीधा सा आप बात ये समझिए कि जब बॉडी और ब्रेन ये दोनों ही तैयार होते हैं, तब जाकर के हम बोल सकते हैं कि हाँ, जो रिप्रोडक्शन है वो किया जा सकता है ना, सेक्सुअल एक्ट में इन्वॉल्व हुआ जा सकता है, और गर्भधारण जो है यानी कि कंसीव जो है बच्चे को किया जा सकता है। यौन क्रियाओं के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव के विषय में भी हमें सोचना चाहिए। हम कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को रोग का संचरण अनेक प्रकार से हो सकता है, क्योंकि यौन क्रिया में प्रगाढ़ शारीरिक संबंध स्थापित होते हैं। अतः इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है कि अनेक रोगों का लैंगिक संचरण भी हो सकता है।
देखो, बीमारी हम जानते हैं कि अगर आप आसपास बैठकर बातें भी करते हो ना तो बीमारी फैल सकती है, खांसने से, छींकने से, एयरबॉर्न जो डिजीज होती है। हम अगर किसी के कांटेक्ट में आते हैं तो भी हम बीमार पड़ सकते हैं। तो ऐसे में जब शारीरिक संबंध बनता है तब दो बॉडी के बीच में जो है काफी प्रगाढ़ संबंध बनता है। दो बॉडी जो है वो अच्छे से कांटेक्ट में आते हैं सेक्सुअल एक्ट में, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये भी एक तरीका हो सकता है बीमारी के एक बॉडी से दूसरे बॉडी में फैलने का, है ना। इसे हम लोग लैंगिक संचरण भी बोल सकते हैं। लैंगिक संचरण का मतलब क्या हुआ? लैंगिक संबंध बनाने से बीमारी जो है फैलेगी, एक इंसान से दूसरे इंसान में जाएगी, लैंगिक संबंध बनाने से, ठीक। इसमें जीवाणु जनित जैसे गोनोरिया तथा सिफिलिस, ये आपको कंठस्थ अच्छे से दिमाग में छाप करके रखना है। जो ये गोनोरिया है और सिफिलिस है, पहली बात बैक्टीरियल डिजीज है, दूसरी बात लैंगिक संचरण के द्वारा ये बीमारी फैलती है, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। लैंगिक संचरण जो है इस बीमारी का होता है। उसके बाद देखो, वायरस के कारण भी कुछ बीमारी है जो लैंगिक संचरण से एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, क्या लैंगिक संचरण से बीमारी फैलती है। मस्सा है जिसे हम लोग इंग्लिश में वाट्स बोलेंगे, और HIV एड्स आप लोग जानते हैं। तो वायरल डिजीज जो कि लैंगिक संबंध बनाने से फैलती है, उसमें है मस्सा और ये एड्स। बस 4 बीमारी जो है आपको यहां पर पढ़नी है, गोनोरिया, सिफिलिस जो कि बैक्टीरियल है, और मस्सा और एड्स ये वायरल डिजीज है। लैंगिक क्रियाओं के दौरान क्या इन रोगों के संचरण का निरोध संभव है? यानी हम लैंगिक संबंध भी बना ले और ये रोग भी जो है नहीं फैले, क्या इसके लिए क्या ये संभव है? तो एक तरीका तो है कंडोम का यूज। शिश्न यानी कि लिंग, तो लिंग के लिए आवरण, लिंग के ऊपर एक आवरण चढ़ता है जिसे हम लोग कंडोम बोलते हैं। इससे जो है कुछ हद तक जो है लैंगिक संचरण को रोका जा सकता है। इनमें से अनेक रोगों के संचरण का कुछ सीमा तक जो है निरोध संभव है, कुछ हद तक बच सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि कंडोम का इस्तेमाल किया जा रहा है तो बिल्कुल भी ये बीमारी जो है वो नहीं फैल सकती है। कुछ हद तक बचा जा सकता है, लेकिन फिर भी चांसेस होते हैं बीमारी फैलने के कंडोम यूज के बाद भी। यौन क्रिया यानी कि जो सेक्सुअल एक्ट होता है द्वारा गर्भधारण की संभावना जो है सदा ही बनी रहती है। भाई सेक्स करेंगे तो प्रेग्नेंट होने के चांस भी जो है होते हैं, फीमेल जो है प्रेग्नेंट हो सकती है। गर्भधारण की अवस्था में स्त्री के शरीर एवं भावनाओं की मांग एवं आपूर्ति बढ़ जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि शरीर और ब्रेन ये दोनों ही तैयार होने चाहिए गर्भधारण के लिए। शरीर और ब्रेन दोनों ही तैयार होने चाहिए, क्योंकि इस समय जो फीमेल की जो बॉडी है उसकी डिमांड बढ़ जाती है, ठीक ना। भावनाओं की मांग एवं आपूर्ति जो है बढ़ जाती है। शरीर एवं भावनाओं की मांग दोनों के लिए जो है आपूर्ति जो है बढ़ जाती है। बॉडी का डिमांड भी हाई हो जाता है और जो फीमेल है वो इमोशनल हो जाती है काफी। एवं यदि वह इसके लिए तैयार नहीं है तो इसका उसके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इस चीज के लिए अगर वो रेडी नहीं है तो डेफिनेटली जो है ये एक बहुत बड़ी बात होती है। बच्चे को 9 महीने पालना गर्भ में एक बहुत बड़ी बात होती है, तो इसके लिए फीमेल का रेडी होना मेंटली और फिजिकली दोनों ही जरूरी है। अगर मान लीजिए कि वो रेडी नहीं है तो इसका जो है बुरा प्रभाव जो है उसके हेल्थ पे पड़ता है। अतः गर्भधारण रोकने के लिए अनेक तरीके खोजे गए हैं। लैंगिक क्रिया करना भी चाहते हैं लेकिन गर्भधारण नहीं चाहते हैं, तो इसके अनेक तरीके हैं। यह गर्भरोधी तरीके अनेक प्रकार के हो सकते हैं। ये सारे जो आपको मेथड्स हैं, कौन से मेथड? गर्भधारण को रोकने के जो मेथड्स हैं वो सारे मेथड्स आपको याद होने चाहिए। और किस मेथड में क्या होता है, कैसे वो गर्भधारण को रोकने का काम करता है मेथड, वो आपको याद होना चाहिए। तो पहला तरीका तो है यांत्रिक अवरोध। यांत्रिक अवरोध यानी कि एक बैरियर लगा देता है ना, एक बैरियर लगा देता है, जैसे रास्ते पर बैरियर लगा दिया जाता है ताकि गाड़ी आगे पास ना हो, ठीक वैसे ही एक बैरियर लगा दिया जाता है जिससे शुक्राणु जो है अंड कोशिका यानी कि ओवम तक जो है वो नहीं पहुंच सकता है। तो जो कॉन्डम आपने देखा पीछे, इसके डबल फायदे हैं। एक तो ये फीमेल को प्रेग्नेंट नहीं होने देगा, दूसरा अगर मान लीजिए कि यौन संचारित बीमारी है तो उससे भी ये बचाएगा। तो शिश्न को ढकने वाले कॉन्डम या फिर कॉन्डम जो है योनि में रखने वाला भी आता है, फीमेल कॉन्डम भी आता है, उसका इस्तेमाल भी
किया जा सकता है। हमारे इंडिया में फीमेल कॉन्डम फेमस नहीं है, जो मेल कॉन्डम यूज करते हैं वही फेमस है। तो कॉन्डम सीधा आप याद रखेंगे, जो कॉन्डम है ये यांत्रिक अवरोध उत्पन्न करता है, शुक्राणुओं को अंड कोशिका तक पहुंचने नहीं देता है। तो अंड कोशिका तक, फैलोपियन ट्यूब तक अगर शुक्राणु नहीं पहुंचेगा तो निषेचन नहीं होगा, फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी। दूसरा तरीका देखो, अब दूसरा तरीका है शरीर में हार्मोन संतुलन परिवर्तन करके, जिससे क्या होगा, अंड का मोचन ही नहीं होता है, अंडे का मोचन नहीं होगा। हमने पढ़ा था कि जो अंडाशय है यहीं से अंडे का उत्पादन होता है, यहीं से अंडे का उत्सर्जन होता है और यहां से अंडा जो है फैलोपियन ट्यूब में जाता है। अगर हम इस अंडे के उत्सर्जन को ही रोक दें, अंडोत्सर्जन हम बोलते हैं, अंडोत्सर्जन को ही रोक दे, ओव्यूलेशन को ही रोक दे, तो ना तो फैलोपियन ट्यूब में ये अंडा आएगा, ना ही निषेचन होगा। अगर शुक्राणु वहां तक पहुंच भी जाता है तो अंडा तो उसको मिलेगा नहीं जिसके साथ वो निषेचन करेगा, तो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी। तो हार्मोन जो संतुलन है उसमें, हार्मोन के संतुलन में परिवर्तन कर दिया जाता है। अंडे का मोचन नहीं होता है ना, अंडे का मोचन नहीं होगा। याद रखिएगा, अगर मान लीजिए कि अंडे का मोचन हो चुका है, ठीक है, अंडे का मोचन अगर हो चुका है और निषेचन भी मान लीजिए कि हो चुका है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि जो निषेचित अंडा है यानी जो भ्रूण है उसको गर्भाशय में उसे जो है गर्भाशय में अंतरोपित नहीं होने देगा। यानी इम्प्लांटेशन हम लोग बोलते हैं, अंतःरोपण, इम्प्लांटेशन जो है ये नहीं हो पाएगा अगर हार्मोन जो है वो संतुलित नहीं है। तो इसके लिए जो है गोली का इस्तेमाल किया जाता है, यानी जो टैबलेट्स आती है, पिल्स जो आती है, वो क्या करेगी, पहला काम, अगर अंडे का मोचन नहीं हुआ है तो अंडे का मोचन नहीं होने देगी। अगर मान लीजिए कि अंडे का मोचन हो चुका है, मान लीजिए कि निषेचन भी हो चुका है, तो गर्भाशय की भित्ति में वो जो भ्रूण जाकर के चिपकता है उसको चिपकने से रोक देगी। कैसे काम करती है, तो हार्मोन को असंतुलित करके। तो दो मेथड आपने अब तक पढ़े हैं, लेकिन हार्मोन संतुलन में अगर परिवर्तन होगा तो इसका जो है विपरीत प्रभाव भी हो सकता है, ठीक। तो दो मेथड आपने पढ़ लिए भाई, कॉन्डम का इस्तेमाल ये यांत्रिक अवरोध पैदा करता है और गोली ये हार्मोन के संतुलन में परिवर्तन करती है। और ये भी याद रखना है कि कौन कैसे इफेक्टिव है, कौन कैसे काम करता है। जैसे जो कॉन्डम है ये शुक्राणु को अंड कोशिका तक पहुंचने नहीं देगा, और जो गोली है ये अंडे का मोचन जो है नहीं होने देती है। या फिर मान लो अंडे का मोचन हो चुका है, निषेचन भी हो चुका है, तो गर्भाशय की भित्ति में गर्भ को चिपकने नहीं देगी। तीसरी विधि है यहाँ पर लूप और कॉपर टी, है ना। कॉपर टी शेप का डिवाइस होता है, यहां से जो है कॉपर आयन रिलीज होता है। ये कॉपर आयन भी जो है गर्भाशय की भित्ति में गर्भ को चिपकने नहीं देता है, यानी कि इम्प्लांटेशन को रोकता है। और साथ में जो शुक्राणु जो है इसको भी बोल सकते हो कि मारता है, इसके गतिशीलता को रोकता है ना। शुक्राणु की गतिशीलता को रोकता है, पहुंचने नहीं देगा फैलोपियन ट्यूब तक, उसको मारने का भी काम करता है। लेकिन पहला जो इसका काम है वो है इम्प्लांटेशन को रोकना। तो ये तीसरी विधि है, ये लूप या कॉपर टी, इसको ना गर्भाशय में डाल दिया जाता है, फीमेल के गर्भाशय में डाल दिया जाता है। तो कॉन्डम का इस्तेमाल तो मेल करते हैं लिंग के ऊपर, गोली फीमेल खाती है। और ये लूप और कॉपर टी, ये जो डिवाइस है इसको गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। परंतु गर्भाशय के उत्तेजन से भी कुछ विपरीत प्रभाव हो सकते हैं, तो इसके भी कुछ विपरीत प्रभाव हो सकते हैं। अब देखो चौथी विधि, यदि पुरुष की शुक्र वाहिकाओं को अवरुद्ध कर दिया जाए। आपने देखा था शुक्र वाहिका वास डिफरेंस, जिससे होकर के शुक्राणु जो है वो आता है ना, लिंग के बाहर आता है शुक्र वाहिका, और फिर जाकर के यूरेथ्रा, और वहां से वीर्य जो है बाहर आता है, शुक्राणु बाहर आता है। उसको काट दिया जाता है, काट करके बांध दिया जाता है। तो शुक्र वाहिका को अगर अवरुद्ध कर दिया जाता है तो शुक्राणुओं का क्या होगा, स्थानांतरण रुक जाएगा। शुक्राणु जो लिंग है उससे वीर्य तो बाहर आएगा, लेकिन उस वीर्य में शुक्राणु नहीं होगा। जो वीर्य है इसमें क्या नहीं होगा भाई, इसमें शुक्राणु नहीं होगा।
कब? अगर हम शुक्र वाहिका को अवरुद्ध कर देते हैं। वीर्य में शुक्राणु नहीं होगा, जो ग्रंथियां हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड है, शुक्राशय है, इन सारे का स्राव होगा, लेकिन उसमें शुक्राणु नहीं होगा, क्योंकि हमने रास्ते में क्या कर दिया है, कैंची लगा करके शुक्र वाहिका को काट करके बांध दिया है। ये काम हम फीमेल के अंदर भी कर सकते हैं, उसके अंडवाहिनी के साथ, फैलोपियन ट्यूब के साथ। उसके फैलोपियन ट्यूब को काट करके बांध दिया जाएगा, तो जहां पर निषेचन की क्रिया होती है फैलोपियन ट्यूब में, वहां तक अंडा आ ही नहीं पाएगा। अंडे का उत्सर्जन तो होगा, लेकिन वो अंडा उस स्थान तक नहीं आ पाएगा जहां पर निषेचन की क्रिया होती है ना। तो गर्भाशय तक जो है नहीं पहुंच सकेगा। तो पुरुषों के अंदर ये जो शुक्र वाहिका को काट करके बांधा जाता है, उसे हम लोग वैसेक्टमी बोलते हैं। वैसेक्टमी ये एक सर्जिकल मेथड है, वैसेक्टमी बोलते हैं, पुरुष नसबंदी बोलते हैं। और महिलाओं के अंदर ये जो फैलोपियन ट्यूब को काट करके बांधा जाता है, इसे हम लोग ट्यूबेक्टमी बोलते हैं, यानी कि स्त्री नसबंदी बोलते हैं। ये क्या है? सर्जिकल मेथड है, सर्जिकल मेथड है, इसमें जो है सर्जरी परफॉर्म करना होता है। तो इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है ना, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और भविष्य के लिए जो है पूरी तरह से सुरक्षित है। एक बार पुरुष ने अपना नसबंदी करवा लिया, उसके बाद वो फीमेल को प्रेग्नेंट नहीं कर सकता है। एक बार महिला अगर मान लीजिए कि ट्यूबेक्टमी करवा लेती है, अपना नसबंदी करवा लेती है, तो महिला कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। ये परमानेंट मेथड है। अगर ये काम हो जाता है तो कभी भी मेल या फीमेल जो है, मेल बच्चे पैदा किसी को प्रेग्नेंट नहीं कर पाएगा, और फीमेल जो है खुद को प्रेग्नेंट नहीं कर पाएगी। ये परमानेंट मेथड है। बाकी ये सारे जो डिवाइसेज है, ये सब टेम्परेरी मेथड है। कॉपर टी का इस्तेमाल जब तक गर्भाशय में डाल करके किया जाएगा, तब तक वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी, उसके बाद हो सकती है ना। चाहे ये गोली है, जब तक वो खाएगी प्रेग्नेंट नहीं होगी, उसके बाद लेकिन हो सकती है। कॉन्डम का इस्तेमाल जब तक किया जाएगा प्रेग्नेंट नहीं होगी फीमेल, लेकिन अगर नहीं किया जाए तो फीमेल जो है प्रेग्नेंट वो हो सकती है। लेकिन ये परमानेंट मेथड है, ये सर्जिकल मेथड है, परमानेंट मेथड है। इसके बाद पुरुष ना तो बच्चा पैदा कर पाएगा, और ना ही स्त्री जो है किसी बच्चे को जन्म दे पाएगी, वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। लेकिन ये जो सर्जिकल मेथड है, इसमें सर्जरी परफॉर्म करना पड़ता है, तो बड़ी ही सावधानी से, और जो इस मामले में एक्सपर्ट हैं उनसे जो है ये सर्जरी करवानी चाहिए, नहीं तो इससे जो है इन्फेक्शन या दूसरी तरह की समस्या जो है उत्पन्न हो सकती है। शल्य क्रिया द्वारा अनचाहे गर्भ को हटाया भी जा सकता है ना। सर्जरी करके जो है अनचाहे गर्भ को, मतलब फीमेल जो है प्रेग्नेंट हो चुकी है, बट वो अभी बच्चा को जन्म देना नहीं चाहती है। फीमेल प्रेग्नेंट हो चुकी है, लेकिन वो अभी बच्चे को जन्म देना नहीं चाहती है, या फिर दूसरे कारण भी हो सकते हैं। मान लीजिए कि जो गर्भ में बच्चा है, मालूम पड़ गया कि वो एक स्त्री है ना, वो एक फीमेल है, तो बहुत सारे लोग भी जो है उस कारण से भी उस गर्भ को हटाते हैं। तो इसके लिए भी जो है सर्जरी का इस्तेमाल किया जा सकता है, सर्जिकल मेथड का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तकनीक का दुरुपयोग उन लोगों द्वारा किया जा सकता है जो किसी विशेष लिंग का बच्चा नहीं चाहते हैं। ऐसा गैर कानूनी कार्य अधिकतर मादा गर्भ के चयनात्मक गर्भपात हेतु किया जा रहा है। पता चल गया कि जो बच्चा है गर्भ में, जो गर्भाशय में गर्भ है, बच्चा है, वो एक मादा है। तो बहुत सारे लोग होते हैं जिसे भाई मादा नहीं चाहिए, एक लड़की को जन्म देना नहीं चाहते हैं, तो इसलिए जो है सर्जरी करके उस बच्चे को, उस मादा गर्भ को जो है हटाया जाता है। तो ये गैर कानूनी है, ये गैर कानूनी है। एक स्वस्थ समाज के लिए मादा नर लिंग अनुपात, मेल फीमेल सेक्स रेशियो जो है ये बना रहना चाहिए एक हेल्दी सोसाइटी के लिए। यद्यपि हमारे देश में भ्रूण लिंग निर्धारण एक कानूनी अपराध है, यानी हम ये पता ही नहीं कर सकते हैं कि जो गर्भ में, जो गर्भाशय में बच्चा है, जो गर्भाशय में गर्भ है, वो नर है या मादा है। ये चेक करना ही अपने आप में इलीगल काम है। भ्रूण का लिंग पता करना ही अपने आप में कानूनी अपराध है। हमारे समाज की कुछ इकाइयों में मादा भ्रूण की निर्मम हत्या के कारण हमारे देश में शिशु लिंग अनुपात तीव्रता से घट रहा है, जो चिंता का विषय है। यानी मेल फीमेल सेक्स रेशियो जो है वो घट रहा है, मेल ज्यादा होता जा रहा है, फीमेल जो है कम होती जा रही है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि जब पता चल जाता है गर्भाशय में कि जो लिंग है गर्भ का वो मादा है, तो उसका जो है, उस गर्भ का जो है हत्या कर दिया जाता है। हमने पहले देखा कि जनन एक ऐसा प्रक्रम है जिसके द्वारा जीव अपनी समष्टि की वृद्धि करते हैं, है ना, अपनी जनसंख्या को बढ़ाते हैं। एक समष्टि, एक जनसंख्या में जन्म दर एवं मृत्यु दर उसके आकार का निर्धारण करते हैं। अगर मान लीजिए कि मृत्यु दर ज्यादा है, जन्म दर कम है, तो ऐसे में जनसंख्या घटेगी। अगर मान लीजिए कि जन्म दर बहुत ज्यादा है और मृत्यु दर कम है, तो ऐसे में जनसंख्या बढ़ेगी।
जनसंख्या का विशाल आकार लोगों के लिए चिंता का विषय है। अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो डेफिनेटली जो है ये एक चिंता का विषय है। अगर आपके ही मान लीजिए कि 5-6 बच्चे हो जाएं तो आपके लिए एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी कि फ्यूचर में आप उन सब का भरण पोषण जो है कैसे करेंगे, उन सबको कैसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे, कैसे आप अच्छी शिक्षा उसको दे पाएंगे। क्योंकि भाई 4-5 बच्चे हैं, सबको पढ़ाने हैं, सबको पढ़ाने में ज़्यादा पैसे खर्च होंगे, सबको पालने पोषने में ज़्यादा पैसे खर्च होंगे। लेकिन 1-2 बच्चे हैं तो आप बड़ी अच्छे से उसे एजुकेट कर सकते हैं और एक अच्छा लाइफ स्टाइल जो है उनको दे सकते हैं। तो जनसंख्या अगर लगातार बढ़े लेकिन जो संसाधन है वो तो सीमित है, तो ऐसे में एक चिंता का जो है ये विषय है। जमीन की कमी हो जाएगी, भाई खाने पीने की कमी हो जाएगी, बहुत तरह की समस्या जो है खड़ी होती है अगर जनसंख्या लगातार बढ़ती जाती है। तो इसका मुख्य कारण यह है कि बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्रत्येक व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार लाना दुष्कर कार्य है। हर इंसान के लाइफ स्टाइल को जो है अच्छे से, हर इंसान के लाइफ स्टाइल को जो है बेटर करना जो है ये डिफिकल्ट काम है। अगर मान लीजिए जनसंख्या अगर ज़्यादा हो जाएगा तो आप अपने लेवल पर सोच सकते हैं कि अगर आपके 5 बच्चे हैं तो क्या होगा, 1 बच्चा होगा तो क्या होगा। 1 बच्चे को आप अच्छे से पाल सकते हैं, 2 बच्चे को आप अच्छे से पाल सकते हैं, एक अच्छा लाइफ स्टाइल उसको दे सकते हैं। लेकिन अगर 5-6 बच्चे पैदा कर लिया जाए तो इसमें सारे ही बच्चे को जो है अच्छे से लाइफ स्टाइल जो है नहीं दे पाएगा। अगर मान लीजिए आप बहुत पैसे वाले नहीं हैं तब तो ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो बहुत पैसे वाले नहीं होते हैं, मीडियम होते हैं, गरीब होते हैं। यदि सामाजिक असमानता हमारे समाज के निम्न जीवन स्तर के लिए उत्तरदायी है, जो सोशल इनइक्वलिटी है, सामाजिक असमानता है, वो हमारे समाज के जीवन स्तर के लिए, निम्न जीवन स्तर के लिए उत्तरदायी है, तो ऐसे में जनसंख्या के आकार का महत्व इसके लिए अपेक्षाकृत कम हो जाता है। अगर निम्न जीवन स्तर के लिए सामाजिक असमानता उत्तरदायी है वैसे केस। यदि हम अपने आसपास देखें तो क्या आप जीवन के निम्न स्तर के लिए उत्तरदायी सबसे महत्वपूर्ण कारण की पहचान कर सकते हैं? यदि हम अपने आसपास देखें तो क्या आप जीवन के निम्न स्तर के लिए उत्तरदायी सबसे महत्वपूर्ण कारण की पहचान कर सकते हैं? अपने आसपास देखिए और पहचान कीजिए कि जो निम्न जीवन स्तर है इसके पीछे मेन कारण क्या है। तो चैप्टर जो है आपका यहां पर समाप्त हो जाता है। इसके बाद आपसे जो है कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, देख लेते हैं। परागण क्रिया निषेचन से किस प्रकार भिन्न है? देखो, परागण का तो सीधा सा मतलब होता है पराग कण का पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण, ठीक। लेकिन निषेचन क्या है? शुक्राणु और अंडाणु का संलयन, ठीक है, जिससे जाइगोट बनता है, भ्रूण बनता है। शुक्राशय एवं प्रोस्टेट ग्रंथि की क्या भूमिका है? आपने पढ़ा था पार्ट 4 में कि शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि जो है ये पदार्थों का सिक्रीशन करने का काम करती है। ये दोनों ग्रंथियां हैं जो पदार्थों का सिक्रीशन करने का काम करती है। ये सिक्रीशन क्या करते हैं भाई? जो शुक्राणु होता है उसको एक तरल माध्यम मिलता है जिससे गति करना इसके लिए आसान हो जाता है और साथ में पोषण प्रदान करता है, ठीक। इनके जो स्राव होते हैं वो शुक्राणु को एक तरल माध्यम देने का काम करते हैं ताकि आसानी से गतिशील हो सके। ये शुक्राणु साथ में इनको पोषण प्रदान करते हैं। यौवन आरंभ के समय लड़कियों में कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं? तो प्यूबर्टी के समय लड़कियों में कई प्रकार के चेंजेस आते हैं, हम लोग अच्छे से चर्चा कर चुके हैं। कांख में बाल आना, जो जननांगी क्षेत्र है वहां पर बाल का आना है ना, त्वचा का तैलीय हो जाना, मुहासे भी निकल सकते हैं, बॉडी पे महीन रोम आ सकते हैं, स्तन के आकार का बड़ा हो जाना और स्तनाग्र का जो कलर होता है, स्तनाग्र यानी कि निपल के स्किन का जो कलर होता है उसका डार्क हो जाना, इतनी बातें आपकी किताब में है। और मेंस्ट्रुएशन यानी कि पीरियड्स जो है आने लगते हैं, ये सारे लक्षण होते हैं। माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण का पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है? यानी जो गर्भ होता है, गर्भाशय में जो गर्भ है, जो बच्चा पल रहा है, उसको पोषण जो है किस प्रकार प्राप्त होता है? तो प्लेसेंटा के थ्रू, अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने चर्चा किया हुआ था पार्ट 4 में, प्लेसेंटा के थ्रू होता है ना। माँ के ब्लड से, प्लेसेंटा से होते हुए बच्चे में ऑक्सीजन और ग्लूकोज पहुंचता है और बच्चे के बॉडी से, प्लेसेंटा से होते हुए जो वर्ज्य पदार्थ है वो माँ की बॉडी में चला जाता है, ब्लड में चला जाता है। यदि कोई महिला कॉपर टी का प्रयोग कर रही है तो क्या यह उसकी यौन संचारित रोगों से रक्षा करेगा? नहीं। कॉन्डम करता है। कॉन्डम के 2 फायदे हैं, एक तो यौन संचारित बीमारी से बचाने का काम करता है, दूसरा प्रेगनेंसी को रोकने का काम करता है। लेकिन कॉपर टी जो डिवाइस है जिसे महिला अपने गर्भाशय में डालती है, ये यौन संचारित रोग से नहीं बचा सकता है, ठीक है। ये यौन संचारित रोग से नहीं बचा सकता है।
पूछा है कि क्या यह उसके यौन संचारित रोग से रक्षा करेगा, तो आंसर है नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके बाद आपसे कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल जो है पूछे गए हैं। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। मुकुलन अपने आप में एक अलैंगिक जनन का प्रकार है। ये किसमें होता है? याद करो, मुकुलन के लिए मैंने आपको बताया था ईस्ट और बताया था हाइड्रा। तो ईस्ट में होगा, अमीबा में जो है द्विखंडन होता है ना, अमीबा में द्विखंडन होता है, द्विखंडन होता है, और प्लाज्मोडियम में बहुखंडन होता है। प्लाज्मोडियम में बहुखंडन होता है। लिशमेनिया में क्या होता है? लिशमेनिया में भी द्विखंडन ही होता है, लेकिन अंतर क्या है? अमीबा में जो द्विखंडन होता है, बाइनरी फ्यूजन होता है, वो किसी भी प्लेन से हो सकता है, लेकिन लिशमेनिया में और पैरामीशियम में मैंने आपको बताया था एक निश्चित तल से ही होता है। निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मादा जनन तंत्र का भाग, नर जनन तंत्र का भाग आपको कंठस्थ होना चाहिए। तो अंडाशय है, ये मादा जनन तंत्र का भाग है। गर्भाशय भी है, डिंब वाहिनी नलिका भी है, शुक्र वाहिका ये नर जनन तंत्र का भाग है। पराग कोश में होते हैं भाई, पराग कोश में जो है परागकण का निर्माण होता है। पराग कोश में परागकण का निर्माण होता है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इस परागकण का वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण जो है परागण कहलाता है। अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ है? हम लोग बहुत ही अच्छे से चर्चा कर चुके हैं इन सारे बातों पर, थोड़ा थोड़ा मैं हिंट आपको दे देता हूं। अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन क्यों, लैंगिक जनन का क्या लाभ है? तो लैंगिक जनन में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो विभिन्नताएं हैं वो अधिक आती है, जिससे किसी प्रजाति की जो उत्तरजीवता है वो बनी रहती है, यानी प्रजाति का जो अस्तित्व है बना रहता है बढ़ते समय और बदलते पर्यावरण में। लैंगिक जनन में विविधताएं जो है वो ज्यादा आती है। मानव में वृषण के कार्य क्या कार्य है? तो मानवों में दो वृषण होते हैं, एक वृषण कोश होता है जिसमें दो वृषण होते हैं। क्या काम है? स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म का प्रोडक्शन है ना, स्पर्म का प्रोडक्शन, ये एक काम है। दूसरा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन। ये जो वृषण है जो कि संख्या में दो होते हैं, ये हमारे उदर गुहा के बाहर यानी कि बॉडी के बाहर होते हैं। इसके पीछे कारण मैंने आपको बताया था कि स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो बॉडी से 2-2.5 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए होता है। ऋतुस्राव क्या है, यानी कि मेंस्ट्रुएशन क्या है, फीमेल में जो पीरियड्स आते हैं वो क्यों होता है, ऋतुस्राव क्यों होता है? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो गर्भाशय है ना, प्यूबर्टी के बाद से, प्यूबर्टी जब से स्टार्ट होता है तब से जो गर्भाशय है हर महीने अपने आप को तैयार करता है। उसकी जो अंदर वाली भित्ति होती है वो थोड़ी मोटी हो जाती है, स्पंजी हो जाती है, और नए नए ब्लड वेसल्स उसमें बनते हैं, रक्तवाहिनी का निर्माण होता है, ताकि जो गर्भ आकर के अंतर स्थापित होगा, गर्भ का जो अंतरोपण होगा गर्भाशय की भित्ति से, उसे अच्छे से पोषण प्रदान किया जाए। ठीक। लेकिन अगर मान लीजिए कि जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है, अंडे का निषेचन नहीं हो पाता है, कोई भी निषेचित अंडा आकर के अंतर स्थापित नहीं होता है, वैसे में उस तैयारी का कोई मतलब नहीं बनता है। तो वो सारी तैयारियां जो भित्ति है वो जो मोटी हुई थी, जो नई नई रक्तवाहिनी बनी थी, वो सारे टूट फूट जाते हैं और रुधिर और म्यूकस के रूप में योनि से बाहर आते हैं। उसी को ऋतुस्राव किया जाता है, उसी को ऋतुस्राव कहा जाता है ना, ऋतुस्राव कहा जाता है, मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है। तो क्यों होता है? तो निषेचित अंडे का अंतः स्थापन नहीं होने के कारण होता है, या फिर ये भी बोल सकते हो भ्रूण के अंतः स्थापन नहीं होने के कारण होता है। किसमें अंतः स्थापन? गर्भाशय की भित्ति में। पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। पुष्प के जो भाग होते हैं वो सारे आपको लेवलिंग करने हैं और चित्र आपको बनाने हैं। गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियां कौन सी है? तो आपने कई सारी विधियों को देखा है ना, बैरियर मेथड देखा जिसमें आपने कॉन्डम को देखा है ना, उसके बाद आपने पिल्स देखे, गोली जो कि हार्मोन को इम्बैलेंस करके काम करती है भाई, उसके बाद आपने देखा लूप, कॉपर टी है ना, लूप कॉपर टी जिसको गर्भाशय में डाला जाता है, और आपने परमानेंट मेथड देखे कौन से? वैसेक्टमी, और आपने देखे ट्यूबेक्टमी।
एक कोशिक एवं बहुकोशिक जीवों की जनन पद्धति में क्या अंतर है? भाई एक कोशिक जो जीव होते हैं सिंपली कोशिका विभाजन करते हैं, है ना, द्विखंडन बहुखंडन करते हैं। जो बहुकोशिक जीव होते हैं, बहुकोशिक जीव में जो है जनन के लिए खास तरह की कोशिका होती है, उसी के थ्रू जो है जनन होता है। खास तरह की कोशिका होती है, खास तरह की संरचना होती है, टिश्यू होता है, उसी के थ्रू जो है बहुकोशिक जीव में जनन होता है। जबकि एक कोशिक जो जीव होते हैं सिंपल एक कोशिका दो कोशिका में या फिर बहुत सारे कोशिका में विभाजित हो जाती है। जनन की किसी स्पीशीज की समष्टि के अस्थायित्व में किस प्रकार सहायक है? बोला जो रिप्रोडक्शन है वो किसी प्रजाति के जनसंख्या के स्टेबिलिटी के लिए किस प्रकार सहायक है? तो जनन अगर होता है तो जो एक पीढ़ी है वो पीढ़ी जो है वो आगे बढ़ती जाती है। जो जनन होता है तो जो प्रजाति की पीढ़ी है वो आगे बढ़ती जाती है। बोल सकते हो कि जो जनसंख्या है वो बढ़ती है, जो संख्या है, जो पॉपुलेशन है वो मेंटेन रहता है रिप्रोडक्शन के कारण, क्योंकि जो नई नई पीढ़ी है वो आती जाती है। इसीलिए अगर मान लीजिए कि जनन बंद कर दिया जाए, रिप्रोडक्शन अगर बंद कर दिया जाए तो प्रजाति चाहे कोई से भी हो उसकी जनसंख्या तेजी से घटती जाएगी और एक टाइम के बाद जो है समाप्त, वो प्रजाति ही जो है उसका अस्तित्व जो है मिट जाएगा। तो अगर जनसंख्या को मेंटेन करके रखना है तो इसके लिए रिप्रोडक्शन जो है वो जरूरी है। अपने प्रजाति को, अपनी पीढ़ी जो है वो आगे बढ़ाती रहनी पड़ेगी। गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं? तो अगर कोई फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती है तो गर्भ निरोधक युक्तियां को अपनाएगी। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? अनचाहे गर्भ से बचाव। मान लीजिए कि एक फीमेल है जो सेक्सुअल इंटरकोर्स करना चाहती है, वो चाहती है कि वो संबंध बनाए, लेकिन वो गर्भ नहीं चाहती है, वो प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती है, तो ऐसे में जो है वो गर्भ निरोधक युक्ति अपना सकती है। जनसंख्या नियंत्रण, 2 बच्चे हो गए हैं, अब बच्चे नहीं चाहिए, वैसे केस में स्त्री की स्वास्थ्य सुरक्षा। मान लीजिए कि फीमेल है वो अभी प्रेग्नेंट अगर होती है तो फीमेल को भी जो है नुकसान पहुंच सकता है, या हो सकता है जो बच्चा पलेगा उसको नुकसान पहुंच सकता है, यानी फीमेल बॉडी अभी जो है गर्भ धारण के लिए रेडी नहीं है। वैसे केस में वो इस युक्ति का इस्तेमाल जो है कर सकती है। यानी इन सारे केस में आपको ये समझना है कि जो फीमेल है वो जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है, जो मेटिंग है, संभोग है, सेक्स है, वो करना चाह रही है, लेकिन जो है प्रेग्नेंट नहीं होना चाह रही है, वो अभी बच्चे को जन्म देना नहीं चाह रही है। ये सेंस है यहां पर सवाल पूछे जाने का। परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग कि अब जो है 2 बच्चे हो गए हैं, हम 2 हमारे 2 अब नहीं चाहिए, वैसे केस में जो है गर्भ निरोधक युक्तियों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इनमें से किसी भी युक्ति का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये देख लो वैसेक्टमी है, पुरुष नसबंदी है, देख लो ये वृषण है, इसमें शुक्राणु बनता है और ये शुक्रवाहिका है, इससे शुक्राणु जो है ऐसे जाता है और ऐसे लिंग से यहां पर वीर्य के रूप में बाहर आता है। इसको रास्ते में काट करके बांध दिया जाएगा, ऐसे काट कर बांध दिया जाएगा। अब क्या होगा, शुक्राणु जो है इससे आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो वीर्य जो यहां से बाहर निकलेगा, इस वीर्य में शुक्राणु नहीं होगा, लेकिन जो ग्रंथि है उसका स्राव जरूर होगा। ठीक, अगर हम स्त्री के अंदर देखें तो इसमें होता है स्त्री नसबंदी, जिसे हम लोग ट्यूबेक्टमी बोलते हैं। ये इंग्लिश नाम जो है आपको ध्यान में रखना है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है वैसेक्टमी का क्या मतलब है, या फिर स्त्री नसबंदी को क्या कहा जाता है, ट्यूबेक्टमी। ट्यूब आ रहा है ना, फेलोपियन ट्यूब, ये आप याद रखना है। और वैसेक्टमी यानी कि वास डिफरेंस, इसको हम लोग वास डिफरेंस बोलते हैं। यहाँ भी सेम काम किया गया है, काट करके बांध दिया गया है। तो मान लीजिए ये अंडाशय है, इस अंडाशय से अंडे का उत्सर्जन अगर हो भी जाता है तो वो जो निषेचन पहली बात होगा ही नहीं, ठीक है, वो जो अंडा है वो यहीं तक रह जाएगा और शुक्राणु जो है, शुक्राणु और अंडाणु का मिलन हो ही नहीं पाएगा। ठीक, क्योंकि रास्ते में क्या है, खाई है, यहां से शुक्राणु आगे नहीं बढ़ पाएगा। या फिर बोल सकते हो कि जो अंडा है वो गर्भाशय में नहीं आएगा, जैसा कि आपके इस किताब में दिया हुआ है कि अगर हम ये काम कर देते हैं तो जो अंडा है वो गर्भाशय में नहीं आ पाएगा। बेसिकली निषेचित अंडा गर्भाशय में आता है, निषेचित अंडा गर्भाशय में आता है। निषेचन का काम अगर मान लीजिए अभी कभी आपसे पूछा जाता है, जो कि एग्जाम में पूछा भी जाता है कि निषेचन जो है वो कहां पर होता है, शुक्राणु और अंडाणु का संलयन कहां पर होता है फीमेल बॉडी के अंदर, तो वो गर्भाशय में नहीं होता है, फेलोपियन ट्यूब में होता है। तो जब फेलोपियन ट्यूब को काट कर बांध दिया जाएगा तो शुक्राणु वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा। ठीक है, शुक्राणु पहुंच ही नहीं पाएगा। मान लो ये अंडाणु है,
ये अंडाणु है और ये शुक्राणु जा रहा था और बीच में जो है ये खाई है, ये गैप है, ये पहुंच ही नहीं पाएगा। तो फाइनली यहां पर जो है ये चैप्टर आपका समाप्त होता है इस पार्ट 5 के साथ। इस पार्ट 5 के साथ ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। अगर आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया है, आपने सारे ही वीडियो को देखा है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। आपके लाइक्स मेरे लिए, मैंने आपसे कहा था कि भाई एटीपी के जैसा व्यवहार करते हैं, काम करते हैं, एटीपी से एनर्जी जो है मिलती है, यानी कि आपके लाइक्स हमें एनर्जी देते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आया है। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।